खबर है मैं खुश आमदीद मेरे साथ आर्मिद बड़ी साहब तार मलिक साहब मैं सईद काजी। नाज़रीन एक ख़त की बात हो रही है और ये बड़ी पहले ख़बरें आ रही थी कि वो कोई उसमें बड़ी उसकी क्या डिटेल्स हैं अभी तक शेयर नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं। अपोजिशन का भी बड़ा सख्त उस पर रद्द अमल आया है और बिल्कुल उसको सामने लाया जाना चाहिए। है क्या कम अज़ कम ये सस्पेंस तो ख़त्म हो। परवेज़ इलाही के मुकाबले में नून लीग किसको आगे लेके आ रही है? क्या खेल होगा FQM का फैसला करने में? जो ताख़ीर का मामला है ये किस समत में जा रहा है और 4 अगस्त में क्या इलेक्शन का ऐलान किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। 14 अगस्त में बड़ी साहब मरासले के हवाले से मैं आपको ही सुन रहा था। एक तो कोई अभी क्लैरिटी नहीं आ रही है क्या है, इसकी शक्ल क्या है, अगर धमकी लिख के कौन देता है। और एक डिमार्च होता है जो अम्बेसी में बुला के डांट डपट करते हैं जो बड़ी ताकतें हैं, उसके बारे में कभी होता है कि लिख के भेज देते हैं फॉरेन ऑफिस को, तो ये पता नहीं क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, वो मुल्क की हदूद की वायलेशन करे इस पे होता है। ये मामला बहुत ज़्यादा संजीदा है। मैंने बकौल कुछ लोगों के जिन्होंने ये ख़त पढ़ा उनसे बात हुई है। मैं इस पे बात नहीं बिल्कुल भी करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में इमीडिएटली इसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में इस मामले को ले जाना चाहिए बजाय सुप्रीम कोर्ट के। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब तो तलब कर सकते हैं। और दूसरा, अपोजिशन तो अजीब है, मुझे लगता है वो आजकल नींद में नहीं है। पार्लियामेंट में ले आओ, पार्लियामेंट में आप स्पीकर को कहते हो मैं तुझे जूता मारूं, मछली मंडी बन जाएगी। उधर एक दूसरे की माँ बहन की गालियां देते हो, वो चल चुकी हैं। इस हसास मामले को जलसे में लहराने की बजाय, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए और उसकी तहकीकात के बाद जो नतायज हों वो फिर अवाम के सामने आना चाहिए। जो मुझे इतलात है बड़ी खौफनाक सी हैं। मैं इसलिए इस पे ज़्यादा खुल के बात नहीं करूँगा। मलिक साहब ज़्यादा बेहतर बोल सकते हैं। असद उमर साहब ने जो कहा है वो सुनवा लो फिर माफ़ी जी। सुनाएं क्या है असद उमर साहब। ये मुरासले की तारीख अदम एतमाद तहरीक पेश होने से पहले की। इस मुरासले के अंदर राहे रास्त अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र है। उसमें 2 टोक अल्फाज के अंदर ये भी लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, इमरान खान वजीर आजम रहते हैं, तो खौफनाक इसके नतायज आ सकते हैं। तो इसके अंदर किरदार एक के ऊपर तो कोई शक ही नहीं है और वो नवाज शरीफ। वो लंदन बैठे में वो बाहर मुलाकातें कर रहे हैं और वो भी वजीर आजम जिस दिन चाहेंगे तो वो तमाम तफसील भी बता देंगे। जो PDM की सीनियर लीडरशिप है वो भी इस बात से ला इल्म नहीं है। ये है असद उमर साहब की। भाई साहब, सबसे पहले इमरान खान साहब से इख्तलाफ अपनी जगह, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये इंसल्ट इमरान खान की नहीं है, मेरी भी है, आपकी, ये पाकिस्तान की, ये दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी का मसला है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के इदारे हैं, उन्होंने ये ओथ लिया हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत करनी है और उन्होंने 95 में ये प्रूव किया है। इस मुल्क के पास ऐसी एजेंसीज हैं जो दुनिया उनको मानती है, उनकी जो कारकर्दगी है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप ये लेटर इसको पॉलिटिकली बना के अपने इदारों पे अदम एतमाद करें। आप नेशनल सिक्योरिटी में जाएं, वहाँ पे वो इदारों के नुमाइंदे बैठे हैं जिन्होंने हल्फ उठाया है, जो इस मुल्क की हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे। वो कहाँ गए? नंबर 2, चले मान लिया भट्टी साहब की बात, हमारे MNAs या हमारी जो पार्लियामान में वो रवायतें अच्छी नहीं हैं, मगर मेरे नुमाइंदी तो मेरी पार्लियामान है। आप इन कैमरा सेक्शन बुलाएं, आप जो पाकिस्तान के नुमाइंदे उनको बताएं कि यार ये इमरान खान का इशू नहीं है। मैं ईमानदारी से समझता हूँ ये इमरान खान की इंसल्ट नहीं है, ये एक पाकिस्तानी की इंसल्ट है। 24 करोड़ पाकिस्तानी। जब इल्जाम ही नवाज शरीफ साहब पे लगा दिए तो पार्लियामान में तो उधर मच जाएगा भाई, उस पर भी केस करें इस मुल्क में। नहीं, केस को दफा करें। एक पार्टी जो अपोजिशन पार्टी, बड़ी पार्टी है जिसकी सीटें 2nd लार्जेस्ट पार्टी है, उसके लीडर के खिलाफ केस है। अब यहाँ पे तो हम देखते हैं, यहाँ तो हर कोई अपने लीडर को डिफेंड करता है, भले वो जो भी कर दे, तो वहां पर किसका क्या नितारा होगा? इल्जाम है ना, देखिए आपने ये तो कुछ जुडिशियल बॉडी है, उस पे लीगल कार्रवाई। मलिक साहब, आपकी राय काबिल एहतराम। मुझे ये बताएं, आज तक हर लीडरशिप में कोई ना कोई खामी तो होगी। मैं ये नहीं कहता हम तो अल्लाह की जात है, बेऐब तो सिर्फ अल्लाह की जात है। बिल्कुल सच। किसी एक लीडर की अखलाकी जुर्रत देखी है कि मेरा फलां लीडर गलत है, मैं इसमें इसके साथ नहीं। उधर असम्बली में क्या होगा? वो तो सिलेबस साहब देखे ना। मेरी सिर्फ सबमिशन है, असम्बली में चले गया, PTI वाले कहेगी बड़ा जुल्म हुआ, ये गाली गलोच करेंगे, उधर झगड़ा हो जाएगा। एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वास्ते वाहिद जगह है जो पाकिस्तान के, आपने कहा ना इमरान खान की बात नहीं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मैं दिल से कह रहा हूं, और गैर मुल्की ताकतें मुलव्वस है बकौल उनके वज़रा साहबान के, और नवाज शरीफ साहब का नाम ले रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हसास इशू है। मेरे ख्याल में इसको
जलसे गाह में लहराने की बजाय हमारी ISI दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है, दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है। जितना बड़ा इल्ज़ाम बज़ाहिर बादी नज़र में लग रहा है, आपको पता है अहम तरीन अदारों के लोगों को सख्त तरीन कोर्ट मार्शल और सजाएं हुई हैं। ये बहुत हसास इशू है, हर चीज़ को एक मैं छोटी सी अर्ज कर नज़र नहीं करना चाहिए, ये मेरी राय है। बाकी पॉलिटिशियन देखें, आपने एक और मिक्स किया है, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने दोनों चीज़ें मिक्स कर दी। उन्होंने कहा मैं नाम इसलिए नहीं बताऊंगा कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। भाई अगर सीक्रेसी बात है, अगर आपने सीक्रेट आपने ओथ लिया कि जो नेशनल स्टेट का सीक्रेट है मैं बयान नहीं करूँगा, अगर आप ईमानदारी से समझते हैं कि पाकिस्तान की बेइज्जती है तो आप फिर नाम ले लें। दुनिया में 190 ममालिक है, आपने हर मुल्क को सोच में डाल दिया कि यार मेरा नाम भी हो सकता है, मेरा नाम भी हो सकता है। पूरी दुनिया में आप आज की मॉडर्न हिस्ट्री ले लें, कितने प्राइम मिनिस्टर हैं जिसने एक अनसीन मुल्क का नाम लगा दिया, उसने मुझे दिया। ये बहुत बड़ा इशू है। आपके जो ममालिक गुस्ताखी माफ, एतजाज अहसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। एतजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एतजाज साहब, आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक जलसे में एक खत लहराया और उनके मुताबिक गैर मुल्की ताकतों ने और नवाज शरीफ को आज उसमें धमकी दी गई अगर अदम कामना, और इस पर आज वफाकी वुज़रा साहबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहते हैं फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब चाहे तो हम दिखा सकते हैं। आप इसमें क्या समझते हैं? भट्टी साहब, पहली तो बात है, मैं आपको ये बताऊं कि मैं कोई 4-5 दिन के बाद पहली दफा किसी को बीपर दे रहा हूँ। बिल्कुल बैग किया हुआ था। इतनी बदतमीजी हो रही है आपके शोज में और बड़ी बड़ी क़यादतें कर रही हैं, एक दूसरे को जो कुछ कह रही हैं। मैं तो इतना इससे मायूस हुआ कि मैंने कहा आज भी गलती से बच्ची के मैंने वो दब गया फोन और मैंने ले लिया है। और फिर उसने कहा कि आप लाइन है दूसरी तरफ, तो मैं उसको इनकार नहीं कर सका हूँ। हम माजरत चाहते हैं, आप थे लेकिन आपसे क्रेडिबल हमें मिले नहीं कोई। आप पॉलिटिशियन भी हैं, आईनी माहिर भी हैं, इसलिए आप तक रसाई की कोशिश की गई। जी भट्टी साहब, रिपीट कर दें सवाल। ये खत फर्ज कीजिए और ये तस्लीम करते हैं हम कि क्योंकि अगर वजीर आजम कह रहे हैं कि इसमें कोई बड़ा हसास मामला है और बहुत ही हसास इशू है और धमकी है हुकूमत को या रियासत को, जिसको भी धमकी है, ये बड़ा सीरियस मैटर है और इसको सीरियसली लेना चाहिए सबको, गवर्नमेंट को भी और अपोजिशन को भी और बाकी इदारों को भी, क्योंकि आखिरकार प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिकली ये कहा है ये मामला। अब प्राइम मिनिस्टर तो फरमाते हैं कि चीफ जस्टिस के पास वो 2 वज़रा ने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, असद उमर साहब ने और चौधरी साहब ने, और दोनों बड़े जीरक लोग हैं और समझते भी हैं सारी सियासत को भी। वो ये कहते हैं कि ये ले जाना चाहते हैं, दिखाएंगे चीफ जस्टिस साहब को। तो चीफ जस्टिस साहब क्या कहेंगे इनको? सच हो या गलत हो, अपोजिशन का मुद्दा होगा कि ये झूठ है सारा, गवर्नमेंट का होगा कि ये बड़ा सीरियस है और बाहर से सारी साजिश हो रही है, बाहर के मुल्क से। और पर चीफ जस्टिस साहब क्या कहेंगे कि मुझसे आज फैसला लेना चाहते हो आप? चीफ जस्टिस तो फैसला करता है। चीफ जस्टिस साहब कहेंगे कि जी मुझसे फैसला, क्या फैसला मांगते हो? ये मांगते हो कि ये बड़ी जेन्युइन बड़ी थ्रेट है और मैं कौम को बावर करा दूं कि बड़ी सख्त संगीन मामला है। तो अगर मैं ये कह दूं तो मैं क्या अपनी तरफ से ही कह दूं, अपनी जजमेंट ही करके कि किसी को सुनूं भी, किसको फरीक बनाऊं? फिर ये तो
मुकदमे के तौर पे मेरे आगे पेश नहीं हो रहा मामला। ये तो आप पेश कर रहे हैं ओपिनियन के तौर पे, और मैंने तो ओपिनियन भी देनी हो, चीफ जस्टिस ने राय भी देनी हो, जिस तरह के उन्होंने राय देनी होती है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, वो एक ओपिनियन होती है, राय होती है, रिकमेंडेशन होती है, फैसला नहीं होता। किसी जज के बारे में वो ओपिनियन होती है, रिकमेंडेशन, या आर्टिकल 186 के तहत एडवाइस देते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट मशवरा देती है अदालत के हुकूमत के ईमा पे, हुकूमत के खुद, जिस तरह ये गए हैं 63A पे, तो जज साहब कहेंगे मैं किसी फरीक को सुनूंगा ही तो बात कर सकता हूँ और कोई फैसला दे सकता हूँ, और फैसला भी ऐसा है जो कि कानून के तहत कोई ऐसा फैसला नहीं है जो किसी मुकदमे में फैसला हो। ये एक राय होगी, मेरी राय, मैं ना एक्सपर्ट हूँ हैंड राइटिंग का, ना एक्सपर्ट हूँ कंप्यूटर राइटिंग का। अगर कोलिब्री फॉन्ट का भी किसी ने मेरे आगे केस पेश करना है तो उसने एक्सपर्ट लाने हैं, सारा करना, समझाना है मुझे और मेरे कोलीग को, फिर मैं एक अकेला सुनूं या बेंच बनाऊं। ये सारे सवालात हैं जो चीफ जस्टिस साहब बगैर देखे खत को देखने से पहले ही वो पूछेंगे, और इनके कोई मुनासिब जवाब नहीं होंगे हुकूमत के पास। इसमें रियासत है पाकिस्तान की रियासत के इदारे हैं, और एक इदारा है डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट, उसमें वज़रा भी बैठे होते हैं और अस्करी इदारों के टॉप नुमाइंदे भी बैठे होते हैं। एक गालबन वो अगर वहाँ से चले, वो जो नेशनल एक्शन प्लान था उसके तहत भी एक इदारा बना हुआ है। आप शेयर कर सकते हैं इसकी नॉलेज सिर्फ ऐसे साथ के साथ जो कि जिसने के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हल्फ उठाया हुआ, सिर्फ हल्फ आइन का नहीं, आइन का हल्फ भी मुनासिब है, पर वो एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी दस्तखत लिए जाते हैं ऐसे वज़रा से जो कि ज़्यादा हसास वजारतों में हो। तो जिसने उसका, वो आपके अपने बंदे भी हैं और वो उसमें फौज के भी हैं, और वो मिल बैठ के और देखें और इसको एग्जामिन करें कि कितनी थ्रेट है। क्योंकि अगर तो ये कोई धमकी है, अगर तो ये कोई ऐसी धमकी है तो वो वजीर आजम को धमकी नहीं है, वो रियासत को, वो हम सब को धमकी है, और उसमें 22 करोड़ अवाम को धमकी है। मैंने जब इमरान खान और साहिरुल कादरी का डट के इनका मुकाबला किया था इनके उस धरने में, और कहा था कि वजीर आजम मियां नवाज शरीफ हमारे वजीर आजम है और इनको हम ऐसे मामले में नहीं छोड़ सकते। हमारी ऑपोजिशन कितनी शदीद हो इनके साथ, मुखालफत कितनी भी संगीन हो, हम नहीं छोड़ सकते। ये पाकिस्तान के वजीर आजम है। तो इसी तरह इमरान खान अब पाकिस्तान का वजीर आजम है, उसको चाहिए कि इदारे जो हैं उनके जरिए इस मामले को आगे लेके चले। और अगर कोई अपना भी है शख्स, अगर मैं नहीं कहता हूँ, पर अगर मिसाल के तौर पे मियां नवाज शरीफ बाहर बैठ के और वो भी कोई ऐसी साजिश कर रहे हैं तो उनके साथ भी इसी तरह ही होना चाहिए कि इदारों ने, अगर चीफ जस्टिस ने पहले ही फैसला दे दिया तो फिर तो जिस पे इल्ज़ाम लगेगा, किसी पे तो इल्ज़ाम लगेगा, वो गैर मुल्की हो या मुल्की हो, वो फैसला पहले ही कर देंगे और बगैर किसी को सुने
बगैर किसी की हियरिंग दिए, बगैर किसी एक्सपर्ट को पार्टी बनाए, बगैर किसी अटॉर्नी जनरल को या और दीगर वकला को जिनसे हलफ मुकदमे से पहले भी लिया जा सकता है। और वो ये इस किस्म का ऑफिशियल सीक्रेट का हलफ। और आपको पता है वो हमारे यहाँ बात रहती नहीं है अंदर। और मैं दाद देता हूँ असद उमर को और चौई साहब को कि चौई साहब ने और असद उमर ने इस बात को इतनी देर जो मख्फी रखा है। हमारे यहाँ तो जंगल की आग की तरह फैल जाती है और इस वक्त का कुछ कागज के मंदरजात जो है वो सारे घर घर बात उन पे हो रही होती। और शायद कुछ ज्यादा संगीन बात है तो इस वजह से हर कोई मोहतात हो गया, सुन के ही और देख के ही मोहतात हो रहा है। और मोहतात होना बेहतर है, अपनों से ही मशवरा करना बेहतर है। और मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस साहब इसमें कदम रखना पसंद करेंगे। अच्छा साहब, ये रहनुमाई फरमा दें, आप वजीर दाखिला भी रहे हैं, तो बेहतर ना होता ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ये मामला ले जाया जाता और ताकि हकायक जाने जाते, फिर पता चलता कि हाथ ठीक है, किसने भेजा है, कौन नहीं है। बेहतर ये ना होता? जी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वो मैंने वो डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट DCC जो अर्ज की है वो तो एक है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक वो नेशनल एक्शन प्लान के तहत बनी थी और बनी हुई है। उसमें भी मुनासिब नुमाइंदगी है, बिल्कुल मुनासिब नुमाइंदगी है। जी, बहुत वजाहत से और सराहत से एतजाज़ हसन साहब ने जो है इसको क्लैरिफाई किया और बड़ी सही बात है। बजाय इसको पब्लिक डोमेन में लाएं, आप अपनी एजेंसी से उसकी ऑथेंटिसिटी पहले तो करें और उसके बाद अगर उसमें वाकई कोई अगर एक्ट क्राइम हुआ है तो फिर उसको एक जुडिशियल फोरम पे तो फिर आप जाएंगे ना। उनकी बड़ी साहब, मैं थोड़ी सी गुजारिश करता हूँ, मुझे कुछ इसके मंदरजात पता चले हैं लेकिन मैं जानबूझ के इस पे बात करना मुनासिब नहीं समझता। एतजाज़ साहब ने बड़ी मकबूल है, चीफ जस्टिस के पास ले जाने का क्या फ़ायदा? चीफ जस्टिस साहब को इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करते। हाँ, चीफ जस्टिस के पास तो कोई मुकदमा जाए ना या कोई राय पूछनी हो, अभी तो उस खत पे सवाल है ये खत सही है नहीं सही, भेजा है किसने भेजा है, इसमें मुलजम कौन है कौन नहीं, लिखा किसने है, भेजा किसने है, मकसद क्या था और क्या क्या लिखा हुआ है। अभी तो उसमें कुछ मालूम होने के बावजूद भी मैं जिक्र करने से डर रहा हूं। भट्टी साहब थोड़ा सा मैं जो आपको कंटेंट पता चले नहीं भट्टी साहब, मैं उसका इजहार करने से भी अवॉइड कर रहा हूं। भट्टी साहब मेरी बात सुने, मैं आपसे वो नहीं चाहता डिटेल दें, आप कोई उसकी रीज़न होगी और अच्छी रीज़न होगी, मगर वो धमकी किस नौयत की है? मैं धमकी की बात कर रहा हूँ, मैं उसके नहीं ये डिटेल नहीं चाह रहा। क्या उन्होंने धमकी पाकिस्तान की रियासत को दी है, वज़ीर आज़म को दी है, पार्टी को दी है? ये तो थोड़ा सा मैं नहीं हरगिज़ कहूँगा। दोनों वज़रा के सॉर्ट मेरा ख्याल है, उन्होंने कहा है कि अगर ये अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो अच्छा धमकी। यार ये बड़ा संगीन मामला मेरी नज़र में है। जैसे एतजाज़ साहब ने कहा है, देखिए इमरान खान एक नाम नहीं है, एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। चाहे किसी ने उनको वोट दिया या नहीं दिया, अपोजिशन सोल से इख्तलाफ करे, वो इस वक्त अच्छा, आप बड़े फिक्रमंद हैं। ये मेरी समझ से बाहर एक मुल्क में एक वजीर दाखिला भी हैं जो हर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं मैं लाइल्म हूं, मुझे पता ही नहीं इस बात का। देखिए मैं साहब को तो पता ही नहीं। मैं यही कह रहा हूँ ना, मेरे ख्याल में तो ये बहुत हसास मामला है। इसकी इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान की फौज दुनिया की पहली 3-4 नंबरों में आती है, उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है किसी चीज़ को काउंटर चेक करने के लिए। इसका बेहतर फोरम मेरे ख्याल में वो था, लेकिन इमरान खान साहब जाने या उनके वज़रा बेहतर जानते हैं। मुझे जो पता चला है, बकौल जिस बंदे ने पढ़ा है उससे ने मेरे से कमिटमेंट ली थी कि आप इसको मीडिया में कोड नहीं करेंगे, तो मैं पाबंद उस अखलाकियात का। बड़ी साहब एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम ये जो पंजाब में जो है नो कॉन्फिडेंस आ गई, एक और डेवलपमेंट हुई है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो है वो टिप कर दी है या उनको एक नामजद कर दिया गवर्नमेंट ने, तो ये क्या यहाँ पे भी अब एक पावर स्ट्रगल क्या शुरू होगी, इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, एक पंजाब में सिचुएशन डेवलप हुई है जिसमें हमने देखा है कि आखिरकार फिलहाल
तादम तहरीर और तादम गुफ्तगू। जनाब परवेज इलाही साहब जो हैं वो हुकूमत के उम्मीदवार हैं, अब जो रिप्लेस करेंगे अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं तो क्या आप समझते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है एक तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने जो नगीना था उसको उस्मान बुज़दार साहब से इस्तीफ़ा लेने में बहुत देर कर दी और चौधरियों को बहुत देर से ये जिम्मेदारी दी। 15-20 दिन पहले देते तो इसके नतायज कुछ बेहतर नज़र आ सकते थे। अब परवेज़ इलाही साहब पहले तो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद नाकाम करने की एफ़र्ट्स करेंगे, फिर खुद अपने आप को वज़ीर आज़म बनाने के लिए एफ़र्ट्स करेंगे, वज़ीर आला सॉरी। अभी तक आपको पता है कि वो जो इस्तीफ़ा उस्मान बुज़दार साहब से लिया गया गवर्नर साहब को नहीं पहुंचा, इस्तीफ़ा गवर्नर साहब को पहुंचेगा, अभी तक वज़ीर आला वो हैं। तो मेरे ख्याल में अभी MQM ने भी फैसला करना है। सूरत हाल दिन ब दिन कशीदगी की तरफ जा रही है और मैं आज उस फिर बात पे कायम हूँ। मैं वोटिंग डे पे असम्बली में तसादम देख रहा हूँ, लड़ाई झगड़ा देख रहा हूँ, बाप पार्टी कहीं जा रही है, कल के दुश्मन गालियाँ गोलोच, और दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी साहब मुस्लिम लीग नून के इस रवैये से खुश नहीं है कि उन्होंने गारंटी दी थी कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा, हमने नवाज शरीफ को कर दिया है, लेकिन आज उन्होंने बाप को इसको कवर करने की कोशिश की। मेरे ख्याल में अब बहुत ज़्यादा हालात कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। जंगीर तरीन फैक्टर होगा, अलीम खां फैक्टर होगा, फिर नून लीग के 15 से ज़्यादा लोग नून लीग के परवेज़ इलाही साहब को अपनी हमायत की यकीन दहानी करा चुके हैं। क्या फरमाया आपने? 15 अरकान असम्बली मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता परवेज़ इलाही साहब को हर सूरत हाल में डी सीट होने की शक्ल में भी अपनी हमायत की यकीन दहानी आज इस वक्त तक 7:30 बजे तक करवा चुके हैं कि हम आपका साथ देंगे, हमने नून लीग में नहीं रहना। और उनमें से कुछ लोगों ने बयान दे दिया और कुछ लोग कल 3 बजे चौधरी साहब से उनकी मुलाकात है नून लीग के लोगों की। ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब हम यहाँ पे वो उस तरह चक्कर फटा तो नहीं चला सकते भट्टी साहब, लेकिन आपने ब्रेकिंग न्यूज़ ही दे दी है। क्यों जी? लेकिन मैं आपसे बात करने से पहले राना सनाउल्लाह साहब सुनाएं जी। चौधरी साहब किसी कीमत पे नहीं बन सकते पंजाब के वजीर आला PTI की हमायत। ये मैं बात वाजे कर दूं कि अलीम खान ने खुद मुझे कहा है, उसने कहा है कि जी मैं चौधरी साहब के या PTI के इमरान खान के नॉमिनी के खिलाफ मैंने वोट डालना है। मैं खुद कैंडिडेट नहीं हूँ और मैं जो भी दूसरा कैंडिडेट होगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा और 30 से 40 लोगों के ऊपर वो हावी है। लेकिन अगर उनको कैंडिडेट बनाया गया तो वो बन भी सकते हैं। इधर तजब्जुब है। देखिए, वो जो भट्टी साहब ने बात की है, मैं उसमें थोड़ी सी आपको मैं जरदारी साहब के वाले से 1-2 खबरें देना चाह रहा हूँ जो उनकी प्लान है। ये कोई मेरा प्लान नहीं है, लिहाजा मैंने इनको डिफेंड नहीं करना। जो खबरें हमें मिली हैं, खबरें ये हैं कि जो पीपल्स पार्टी की प्लानिंग थी, वो प्लानिंग ये थी कि अगर काफ लीग और MQM हमारे साथ ना हो तो हम फिर भी ले जाएंगे। वो किस तरह ले जाएंगे? वो सारी उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है 63A की। उसकी अंडरस्टैंडिंग पीपल्स पार्टी की ये है, जो उनके आइनी माहिरीन है, कि आप उसकी असम्बली की आपकी रुकनीत ख़त्म हो जाएगी, आप नाअहल नहीं होंगे। आज 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो उनके कमेंट्स दिए, मैं ये नहीं कह रहा फैसला किया, उन्होंने ये बात कही है कि आइन में ये लिखा है कि अगर आप अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देते हैं तो आपकी रुकनीत ख़त्म होती है। सब ने कहा नाअहल नहीं होंगे। तो अगर ये हाइपोथेसिस जो पीपल्स पार्टी बना रही है, उसके तहत मैं अब आपको जो खबर पीपल्स पार्टी के सोर्सेज थे कि 155 कैंडिडेट्स अपना MNAs हैं PTI के आपकी कौमी असम्बली में, उसमें 31 लोग हैं जो वोट नहीं देंगे, जो उनका क्लेम है। जब आप 155 में से 31 माइनस कर देते हैं तो आप किस तरह, किस कानून के, किस अकल के साथ आप इमरान खान को बचाएंगे? पहली बात, अगर इमरान खान नहीं बचता, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर मैं जानता हूँ, आप पंजाब में भी मक्खी भी नहीं मार सकेंगे, क्योंकि ये मुल्क ताकत से चलता है। अगर इमरान खान बचेगा तो पंजाब आपको मिलेगा। अब पंजाब पे आ जाते हैं। पंजाब में आपके पास 183 सीट्स हैं, आपको 186 लोग चाहिए पंजाब में हुकूमत करने के लिए। ये 183 जो PTI के हैं, उनमें से 3 ग्रुप हैं, जंगीर तरीन ग्रुप, अपना अलीम खान ग्रुप और चीना ग्रुप। ये 40 लोग हैं। 40 लोग इस उम्मीद पे बैठे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, मैक्सिमम क्या होगा, हमें डी सीट कर देंगे। और जरदारी साहब का ख्याल ये है कि 3-4 महीने में हमने वैसी असेंबली खत्म कर देनी। बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की है। मैं सवाल कर दूं, मैं सवाल 1 मिनट सवाल कर लूं। सवाल ये है कि इमरान खान नहीं बचेगा, मगर जो डिफेक्ट कर गए हैं वो बच जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और ये अल्लाह का हमारे ऊपर बड़ा करम होगा। बड़ा अच्छी खबर है जो वही बताइए ज़रा। कई सब पिछले ना मरदे तो फौजा घर दियां होंदियां,
ये तो वो ख्वाहिश है, ये तो अब नून लीग की ख्वाहिशात पे आ गया। कल तक शहबाज शरीफ साहब 14 साल बाद परवेज़ लाई साहब के घर गए, क्या लेने गए थे? लतीफ़ा सुनाने गए थे। मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब परवेज़ साहब से मुलाकात की, MQM ने की, और इसी तरह दर्जनों मुलाकातें हुकूमतें और अपोजिशन दोनों कर रही हैं। ये सब ताकत का खेल है, इसमें अवाम कहीं मैटर नहीं करती। इनका मकसद अभी तक सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को भेजना है। इसके अलावा विद इन 15 डेज आपस में दस्तों गिरेबां होंगे। पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रही थी कि परवेज़ लाहिया साहब आ जाए तो जनूबी पंजाब से वो कुछ लोग अपने साथ मिला लें। अब आयन मौके पे जो एक अचानक टर्न हुआ है कि इम्कान ये नवाज शरीफ मनाना नहीं चाहते थे परवेज़ लाई को, आसफ अली जरदारी साहब गारंटर थे, मौलाना साहब गारंटर थे, इसीलिए अब शहबाज साहब गए। तो अब सूरत हाल ऐसी हो गई है कि यकीनन तरीन ग्रुप भी एक बहुत मजबूत ग्रुप है, अलीम खां भी एक मजबूत ग्रुप है, लेकिन नून लीग इतनी मजबूत नहीं है कि सब आंखें बंद करके उसकी तरफ आ जाए। कहाँ जाएंगे कि जब मरियम नवाज ने फिर कह दिया आर्मी चीफ रिजाइन दे, जनरल DGIS पहले जो फैज़ हमीद है वो रिजाइन दे, हमें खलाई मखलूक ने खलाया है। मुझे बताए ना इस बयानिए को कौन कौन कैरी कर सकता है? क्या तरीन ग्रुप ये बयानिया कैरी कर लेगा? अलीम खान साहब ये बयानिया कैरी कर लेंगे कि हम नवाज शरीफ और मरियम नवाज की गुजरावाला, इस्लामाबाद और कराची में होने वाली तकरीरों के साथ है? डू यू थिंक कर लेंगे? बताए ना मुझे। बहुत मुश्किल है। नहीं बड़ी साहब, अगर ये साबित करने के लिए मलिक साहब कि चौधरी परवेज़ लाई साहब के पास जो है कोई चीज़ नहीं है, ये साबित करने के लिए इमरान खान साहब अपनी गवर्नमेंट ख़त्म कर लेंगे? हाउ कैन यू बाय दिस आर्गूमेंट? नहीं, आर्गूमेंट तो इससे अब क्या रह जाता है? इत्तेहादी वज़ीर 3.5 साल वो आपके साथ बैठा है, उसने तो पहले तो मेरी खबर पे आ जाए, उसने कहा कि मेरे इस पार्टी के PTA के अपने MNA हमारे साथ, मैंने बिल्कुल आपको एक डिटेल दे दी है। और दूसरी बात, जो मॉरली जो इमरान खान ने परसों अपने आप को मॉरली ऊपर लेके गया, बिल्कुल ठीक ले गया। अब आप खुद ही निगोशिएशन पे चले गए। अगर कोई बाप हूँ या मैं मुनहरफ MNA और आप मेरे से अपोजिशन अगर निगोशिएट करे तो वो फॉरेन फंडिंग है, वो पाकिस्तान दुश्मनी है। मगर जूँ ही जब मेरा वजीर उसको फ़ोन करे तो वो ज़मीर वाला बंदा है, वो पाकिस्तान का दोस्त है। आपने ये जुर्म करने की इजाज़त किसको होनी चाहिए? अपोजिशन को या गवर्नमेंट को? मैं ये किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान ने जो अपनी सुपरमेसी थी वो नीचे कर दिया, बराबर कर दिया। चले मैं सवाल इखलाकी तौर पे इमरान खान ने कल बिलावल भुट्टो साहब के मुंह से एक फिक्रा निकल गया, वो सच निकल गया। उन्होंने कहा था कि ये सियासत एक गंद है। वो उन्होंने कहा था, मैंने नहीं कहा था, और खुद हालांकि वो सियासतदान है। भट्टी साहब ये बात साबित करने के लिए कि जनाब चौधरी परवेज़ लाई पंजाब में गवर्नमेंट नहीं बना सकते, PTI ने अपने पंजाब सबसे बड़े सूबे की जो गवर्नमेंट है वो कुर्बान करती है। यू नीड पागल कुत्ते ही काटेगा मुझे तो मैं ये काम करूंगा। ऐसा नहीं है। जब PDM बनी 11 जमातें थी, 11 जमातें, आपको पता है ना, पीपल्स पार्टी भी थी। उस वक्त तो अदम एतमाद नहीं लाने की जरूरत की इन्होंने। फिर मैं खत की तरफ आ जाऊंगा तो फिर मेरे मुंह से कोई बात निकल जाएगी, आप मेरे लिए मसला हो जाएगा। आपने कहा बस चुप करे, बस छोड़ दे। जब 11 जमातें थी, पीपल्स पार्टी साथ थी, उस वक्त लाते अदम एतमाद। अब क्या आया? इस पर्दे के पीछे पर्दा नशी है कई, इसको रहने दे। और अभी तो वैसे भी आपको पता है बहुत सी टेलीफोन लाइन डाउन है, किसी दिन वो पता नहीं हुकूमत का क्या होता है, मुझे नहीं पता इमरान खान से बचते हैं या जाते हैं, मैं कोई नहीं कह सकता इस सिलसिले में। लेकिन इस गेम के पीछे कादी साहब बहुत बड़ी गेम है। कुछ लोग इक़्तिदार के लिए मुल्क के खैर खा भी नहीं रहते। मैं खुदा ना खासा किसी एक बंदे का नाम नहीं ले रहा। तो फिर हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, हम भी इस मुल्क में एक आम से लोग आपकी तरह हम हुक्मरान तो है नहीं, हमें तो बल्कि भट्टी साहब धमकियाँ शमकियाँ भी आजकल सुने आ रही हैं। तो बात यह है कि हमें ये बताएं कि ये इसको सामने करें, पब्लिक करें, ये कौन सा राज है कि मेरे मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है और जेब में डाल के बैठे हैं? देखें वही पॉइंट है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी आज ओपनिंग ये थी कि इमरान खान जो मर्जी है, पॉलिटिकली मेरा इख्तलाफ अपनी जगह, ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये धमकी इमरान खान को नहीं है,
ये एक इंडिपेंडेंट रियासत को धमकी और ये दुनिया के लिए पूरा सामने लेके आए। मुझे आज की काई साहब मुझे आप बताया बड़ा आप बड़ी अंग्रेजी रूसी पढ़ते हो, मुझे एक रियासत दिखा दें जो इस तरह दूसरी रियासत को खाते लिख दे कि भाई ताड़े इलेक्शन में ये करेंगे, करके दिखाए यार। कोई ग्लोब से बड़ी बड़ी चवल बज दी, तो ये परेशान ना हो। अफ्रीका भी है, मैं बताऊं, आप कह रहे हैं कोई रियासत नहीं है। नवाज शरीफ मुशर्रफ दौर में सजा हुई, 2 मिनट आप मेरी बात एक मिनट दीजिएगा, वो इस मुल्क से चले गए, रातों रात जहाज आया, पाए बनाने वाले, खद्दे बनाने वाले मालशिए और अरबों रुपए के हीरे जवाहरात चले गए, और वो जाके मदीने में कहते रहे कि मैंने कोई मुआहदा नहीं किया, तो आके सऊदी सफी ने यूं लहराया था, क्या वो भी झूठ था? आप कहते हैं नहीं होती इंटरफेरेंस, क्या वो भी मुआहदा झूठ था? क्यों नहीं भट्टी साहब? नहीं फिर कहे झूठ है। एक बुचर ऑफ होंडरस आया था, उसने कहा था वी विल बॉम्ब यू इनटू द स्टोन एज, अफगानिस्तान से में रास्ता दो। तो हम दे भी दिया था ना, दे भी दिया था, लेकिन मैं ये कहता हूं ये होता है। वजह भी सोचे ना क्या है उसकी वजह। नहीं मलक साहब, मलक साहब निहायत अदब एहतराम से कर्जा होगा तो फिर आपको इस तरह मलक साहब मेरी अदब एहतराम, सिर्फ नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरम थे है नहीं, वो जो मुशर्रफ दौर था तब भी सही है। वो कौन लेके गया उनको? वो सारी दुनिया को पता है, लिबनान का नाम आया, सऊदी अरब का नाम आया, बल्कि मैं आपकी इंफॉर्मेशन का मतलब है इंटरफेरेंस होती है ना। बिल्कुल, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं, इस पे प्रूफ है इंटरफेरेंस होती है, कैसे नहीं होती? दुनिया एक है, इस तरह से है। चलो अगर इंटरफेरेंस नहीं होती तो पूरी दुनिया का एक शख्स बताएं जो सजा याफ्ता और बैरून मुल्क गया हो। मगर इसमें मेरा भी एक पॉइंट ले लेना, इंटरफेरेंस क्यों होती है? जब सऊदी अरब से $5 बिलियन आपकी रिमिटेंस आएंगी तो फिर आप वहां से इंटरफेरेंस लेंगे, ये भी फैक्ट बने यार। इंटरफेरेंस तजारत लेना, कर्जा लेना और मुजरिमों को छुड़ा के ले जाना और हुकूमतें खत्म करने में फर्क है। मुजरिमों को छुड़ा, काजी मलक साहब आप इधर कैंप जेल में किसी से मुलाकात करने चले जाए, 20,000 रुपया लगेगा सिर्फ आम कैदी से मुलाकात करने का, तो इधर लोग जहाज में उठा के ले जाते हैं। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, मगर हाँ अगर हमारे मेहनत का मलिक साहब करते हैं तो क्या इसका मतलब है कि वो आके हमें जो मर्जी करे? वो कोई काम के बदले वो भीख और खैरात नहीं लेते, और हम अगर कर्जा लेते हैं तो उसको वापस करते हैं। वो इसलिए कर्जा नहीं लेते कि आओ हमारे मुल्क में साजिश करो और हमारे लीडरों को खरीद के हमारे ऊपर मुसल्लत करो। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। एक ब्रेक है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो MQM का फैसले में ताखीर क्यों है, क्या ये कोई इससे बदलाव आएगा? जो इक्वेशन अभी तक हम देख रहे हैं जो कि हैवीली टिल्टेड है टुवर्ड्स अपोजिशन सो फार। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अब चूंकि हमेशा भट्टी साहब हम अवाम के हकूक़ के लिए हमारी लड़ाई होती है, तो अवाम के हकूक़ के लिए एक तो उनको हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटर यानी दिया गया था, और क्या कुछ और भी कराची का एडमिनिस्ट्रेटर दिया गया था, और बल्दियात साथ उनका अमेंडमेंट की गई थी। जरदारी साहब ने गारंटी दी, MQM ने कहा नहीं जी आपके पास मेजोरिटी है, आप असम्बली का इजलास बुलाएं, सिंध असम्बली का अमेंडमेंट कर दें तो हम आपके साथ हैं। अब सूरत हाल ये है कि किसी भी वक्त MQM की कायदीन 100 मुलाकातें करने के बाद 101 मुलाकात करके किसी भी तरफ जा सकते हैं। मैं तो ख़त्मी तौर पे नहीं कह सकता वो अपोजिशन के साथ जाएंगे या हुकूमत के साथ जाएंगे, और ये शायद वो भी खुद नहीं कह सकते। जैसे यार जिन्होंने करना है वो भी नहीं कह सकते। नहीं भाई, मैं आपको अपनी राय, ऐसी कौन सी अहम बात है जो 100 मुलाकातों में भी नहीं हो सकी? जरा हमें मलक साहब परवेज लाई साहब की कितनी मुलाकातें हुई? वो भी को 500। शहबाज शरीफ 14 साल बाद उनके घर गए, आसफ अली जरदारी साहब गए, MQM गए, ये बात वहां से शुरू हुई ना। एक सवाल मैं कर लूँ, फिर मैंने राना सनाउल्लाह साहब का शॉट सुनाना है। जितना इखलास और जितना एतमाद नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को और चौधरी परवेज लाई साहब को एक दूसरे पर है, वो तो आप समझते हैं, तो आप मुस्तकबिल का नक्शा क्या देख रहे हैं? अगर ये हाजत मुस्तकबिल में आप तरीके अदम एतमाद नाकाम होती है तो आज से ज़्यादा गंद, आज से ज़्यादा झगड़ा, आज से ज़्यादा बुरे हालात देख रहा हूँ। अल्लाह ताला हमें अल्लाह रहम करे। मैं ये मेरी ख्वाहिश नहीं है मैं सियासी मंजर कशी करूँ जो नज़र आ रहा है। इतने विजनरी लोग हैं और इतने कभी अपनी झूठ नहीं बोला, कभी इन्होंने वादा नहीं तोड़ा, तो फिर बड़ी साहब अच्छा वादा नहीं तोड़ा। आसफ अली जरदारी साहब ने खुद कहा था वादे कोई कुरान हदीस नहीं होते एक कमिटमेंट के बाद। नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि ये धरती का, सॉरी आसफ अली जरदारी साहब ने, धरती का नसूर है, क्यों इकट्ठे एक हुए। और इसी तरह हुकूमती इत्तेहाद की भी हिस्ट्री ऐसा ही है। मैं हुकूमत साइड बात नहीं कर रहा, एम आई राइट सर? बिल्कुल सर ऐसा। तो इस मुल्क में क्या हो सकता है? अवाम नहीं है बीच में, बस अवाम नहीं है, यही तो रौला है, क्योंकि ऊपर खेल हो रहा है बंदर बांट का। बहरहाल ये सुनिए राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमा रहे हैं।
और ये जो इनकी टीम बनी फिरती है, फवाद चौधरी साहब अब कितने बड़े जो है वो इनकी टीम के नेगोशिएटर हैं। इनके भाई जो है ये अपने भाई से तरदीद करवा दें कि उन्होंने हमें वोट की यकीन दहानी करवाई है कि नहीं करवाई, लेकिन हम इस्तेमाल तो उसी वक्त करेंगे जब हमें जरूरत होगी। 3 वोट PMLQ के उनके पार्लिमानी लीडर तारक बशीर चीमा साहब के साथ 1+2 शाह महमूद कुरैशी साहब, इनके घर से हमें अगर 1 वोट की जरूरत हो तो इनके घर से भी हमें वोट मिलेगा। ये क्या है तुम्हारा बट साहब, ये क्या वोट कहीं पे मतलब है? ये मलक साहब राय दे सकते हैं। इसी तरह हुकूमत कहती है मुनर्रफ अरकान वापस आ गए, वो कह रहे हैं जी 10 से 15 लोग नून लीग के वोट डालने नहीं जाएंगे। अभी तक तो दोनों की तरफ से दावे आ रहे हैं और दावे एक दूसरे से मुतजाद आ रहे हैं। तो इसलिए हमें उस दिन तक, जब तक इलेक्शन डे नहीं होता, मेरी इतला है मुनर्रफ अरकान पहुँच गए, स्पीकर उनके वोट काउंट नहीं करेंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा एक बड़ा दुखी से सवाल फोकस एक बड़ा सिंपल सा, मैं आपको एक डाटा दे रहा हूँ। 170 को टच कर लिया अपोजिशन में, इसमें 31 PTI के लोग शामिल नहीं है। मान ले सिर्फ 2-1 की लड़ाई रह गई, ये आप फैक्ट मैं क्या चले गए मान ले। 17 मेरा एक सवाल है, अभी जो हमारे दोस्त और बड़े हमारे जो एस एंकर हैं जनाब इमरान याकूब साहब भी आपके कमरे में थे, ये मुझे बताएं कि हम जाते हैं और जो जिन लोगों ने वोट डालना है अभी हम उनसे पूछने लगते हैं तो वो कहते हैं यार को दसो की होने लगे। तो ये क्या सिचुएशन है? काजी साहब आपको याद होगा अबाब पार्टी जिसने आज नून लीग अपोजिशन का साथ दिया, इन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत कराई थी जरदारी साहब ने। ये है आपकी मुल्क के हकायक। यही नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब है जो काफ लीग के बारे में क्या कहते थे, मैं दोहराना नहीं चाहता। तो इस मुल्क में सियासत में एक ही उसूल है, इसका असूल ही कोई नहीं है। अपनी एक बोटी के लिए पूरे मुल्क को बकरा बना के ज़िबा कर दो और उनका खून चूसो और उनकी हड्डियाँ। अच्छा भट्टी साहब, ये इलेक्शन जो कह रहे हैं शेख रशीद साहब के 14 अगस्त को हो सकते हैं, ये मलक साहब बता सकते हैं? नहीं मुझे तो अब। अच्छा काजी साहब, कता कलामी की माफ़ी सर, 30 सेकंड। हमारे शहजाद भट्ट साहब ने खबर दी कि पंजाब असम्बली तोड़ी जा रही है, उस पर एक मशीर साहब सख्त सीख पा हुए और ना सख्त लहजे में बात की। तो इन्हें कहें यार खुदा के वास्ते सारा गुस्सा साफियों की उतारने, तो फेक न्यूज़ होगी ना वो, तो पहले तो फेक न्यूज़। हाँ तो एपका लगा दो हम पे फिर। नहीं वो शहजाद भट्ट को गिरफ्तार करे ना, वो तो फेक न्यूज़। खुदा के वास्ते अपने आप के साथ ही सिंसियर हो जो, चलो लोगों के साथ नहीं होना। तो काजी साहब आप शेख साहब को अंडर एस्टिमेट ना करें, वो बड़ा एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जितनी कैबिनेट्स बनी उसमें हाईएस्ट वजीर हैं। देखिए ये नून की आवाज़ है बेसिकली, जल्दी इलेक्शन। उन्होंने मेरे हिसाब से मुझे ये समझ आ रही कि जब उन्होंने देखा हाथ कुछ नहीं ना आता तो फिर उस पोजीशन पे चले जो अपोजिशन चाह रही है, और अल्टीमेटली यही सोल्यूशन है, इलेक्शन ही होगा। अच्छा कुछ जबान का भी अभी जिस तरह एतजाज हसन साहब कह रहे थे कि बहुत 4-5 दिनों से वो नहीं आ रहे, पता नहीं हमें सुनाना चाहिए। भट्टी साहब तो सुना देते हैं जो मरीम साहबा ने कहा है। नहीं हमें क्या कह दे भाई, लीडर खुद एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं। हमारे लिए तो दोनों काबिल एहतराम है सियासतदान, हर सियासतदान का। सुना जी। देखिए एक तो दोनों खवातीन जिनका जिक्र कर रही हैं गैर सियासी हैं और ख़तून अव्वल बापर्दा हैं, मैं इस पे कमेंट्स नहीं दूंगा। लेकिन मुझे याद आ गया कुछ अर्सा पहले एक मुल्क की अहम तरीन शख्सियत बीमार हो गई, लंदन से उसके इलाज के लिए डॉक्टर साहबान आए। उस वक़्त उस साहब की शख्सियत का ख्याल था, उसकी वालदा का, अल्लाह उनको अब भी ज़िंदगी दे, कि उनके करीबी अजीज़ ने उस पर जादू कराया। इससे आगे मेरे पर चलते हैं मलक साहब। नहीं मुझे एक और बात, मैं आपसे सवाल कर, दोनों से बारी बारी, पहले आप बता दें कि कब यहाँ पे शफाफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्टिंग हुई थी, कोई दौर याद है आपको? मलक साहब से पूछें आज। मलक साहब ये मेरे लिए पाकिस्तान की पैदाइश से 1 करोड़ साल पहले ऐसे थे लाभ। अच्छा तो फिर की हो यार, बिल्कुल हर चीज़ ठीक थी यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ कि बस ये क्लोजिंग है, एक सस्पेंस। मैं यहाँ पे बात ख़त्म करके जाता हूँ। हमें बहुत शिकवा होता है, मुदाखलत होती है। अब वही लोग जो मुदाखलत के खिलाफ थे, मुदाखलत के लिए तरले करते नजर आते हैं। अल्लाह करे मुदाखलत ना हो और जो हमारे लिए हो अच्छा हो, पाकिस्तान के लिए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।